दोस्तों, हमारा शहर नलिनी जी की रचनावली हाल ही में प्रकाशित हुई और इसके पीछे जिन लोगों का अप्रत्याशित परिश्रम रहा, खोज करके उनकी चीज़ें जिन लोगों ने इकट्ठी की और सुसंपादित की, वो मैं विनोद तिवारी जी से आग्रह करता हूँ। वो संपादक हैं नलिनी जी की रचनावली के। विनोद जी मंच पर आएँ। और नलिनी रचनावली के सह संपादक हमारे युवा साथी और वो भी प्राध्यापक हैं अजय आनंद जी। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पर आए। अजय आनंद जी, नलिनी जी को हम लोग सिर्फ एक विद्वान के रूप में नहीं बल्कि पटना के एक ऐसे विद्वान के रूप में जानते हैं जिनके बारे में बहुत सारे उनके जीवन से जुड़े हुए तथ्य हम लोग कहानियों की तरह सुनते आए हैं। तो मैं तरुण कुमार जी से तो ये अभी आग्रह करता हूँ कि वो जब बोलें जीवन के बारे में, उनके बारे में भी हम लोगों को कुछ जरूर बताएं। सबसे पहले मैं अजय आनंद जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी बात रखें। अजय आनंद जी। धन्यवाद धर्मेंद्र सुशांत जी, मंच पर आसीन तरुण सर, विनोद सर और सभागार में उपस्थित वरिष्ठ अभिभावक जन और मित्रों, मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं है कि मैंने जिन नलिनी जी से मेरा पहला परिचय मेरे दीदी के कारण हुआ। दीदी मैं बचपन में करता था क्या, जब अकेले बैठता था तो कभी टॉर्च खोल लेता था, कभी रेडियो खोल लेता था कमरे बंद करके। तो मेरी दीदी बोलती थी, एक कहानी पढ़ा है मैंने, उसमें एक खोखा है लड़का, तुम वैसे ही हो। कक्षा 5वीं या 6वीं में होगा मैं। तो मुझे क्या लगा कि मैं कौन खोखा है, कैसा कैरेक्टर है खोखा का। तो उस संग्रह का मैंने सारी कहानियां पढ़ ली। फिर 20 के दांत कहानी पे अटक गया मेरा सुई। मैंने कई बार 20 के दांत कहानी को पढ़ा। इस तरह से मेरा नलिनी जी से और 20 के दांत से परिचय हुआ। बीए पार्ट 3 में सर नलिनी जी का आलोचना नामक निबंध है, पढ़ाते थे बहुत खोल के तोड़ के। अभी भी याद है मुझे, आलोचना दिंग नागों का हस्तलेप नहीं, इस तरह से। तो अकादमिक जगत में पहली बार परिचय हुआ तरुण सर से। एमए तक आते आते मेरे अंदर एक जुनून पैदा हुआ कि मैं नलिनी जी पे काम करूंगा। पटना बुक फेयर आया। पटना बुक फेयर में गोपेश्वर सर की किताब मिली, नलिनी चंद्र शर्मा। नलिनी जी को जानने समझने का शुरुआत मेरा वहीं से हुआ। उसी किताब के परिशिष्ट में कुछ ये रचनाकारों, कुछ रचना का ये था, उसी को मैंने संदर्भ ग्रंथ बनाया। उसी के आधार पे मैंने फिर उनकी रचना की खोज शुरू की। मेरा सौभाग्य रहा है कुमुद जी के अलावा नलिनी जी के जो करीबी लोग हैं उनसे मुझे मिलने का मौका मिला, जिसमें श्री रंजन सूर्यदेव, आचार्य निशांत केतु, प्रोफेसर गोपाल राय, नंद किशोर नवल, सियाराम तिवारी, प्रोफेसर गीता लाल, सबसे मैं मिला। उनसे मुझे उनकी रचनाओं के बारे में, उनके कृतित्व व्यक्तित्व के बारे में पूरी जानकारी मिली। एक आदमी के सहयोग से नहीं आया है, इसमें कई लोग हैं और जिसमें हमारे गुरुजन हैं, वे अग्रज हैं, हमारे मित्र हैं, सबका प्रोत्साहन है, जिसके कारण ये ग्रंथावली रूपाकार हुआ है। नलिनी जी पर बात करने से पहले एक बात और जान लेनी चाहिए कि नलिनी जी कुमुद शर्मा से प्रेम विवाह किए थे और उत्तर नलिनी शर्मा की चर्चा बगैर कुमुद शर्मा के बगैर नहीं हो सकती। कुमुद शर्मा उनके जीवन में और उनके जीवन के बाद उनकी रचनाओं के प्रति राजकमल से आया, इसलिए मैंने ये रचनावली कुमुद शर्मा को समर्पित किया है। राजकमल प्रकाशन दीपक की तरह नलिनी चंद्र शर्मा की रचनाओं को प्रकाश में लाया है और ये प्रकाशक का बहुत बड़ा काम है। इसके लिए मैं अशोक सर, आमोद जी, सबको और राजकमल की पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि उन्होंने कुमुद शर्मा की आखिरी इच्छा को पूरा किया है। कृतित्व स्मरण क्यों जरूरी है, उनकी क्या प्रासंगिकता है, आज उनको क्यों पढ़ें, क्यों समझें, इसके जवाब को हमको समझना पड़ेगा। पहली बात यह है कि नए में प्रवेश कर रहे हैं, उनका अधूरापन नियति है। अधूरापन को मानते हुए उसमें घुसना चाहिए। घुसते हुए हमें तलाश करने चाहिए उनके आलोचनात्मक सूत्रों को, उनके कामों को, जो काम छूट गया है, जो सूत्र छूट गया है, उस पर हमके काम करना है उसे पढ़ने के लिए। इसलिए नलिनी चंद्र शर्मा को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। जर्मन विद्वान विल्टनिस्ट ने जिस आधुनिक मनीषी को आधुनिक बृहस्पति कहा था, नलिनी चंद्र शर्मा
उसी पंडित महामहोप उपाध्याय रामावतार शर्मा के पुत्र थे। बचपन में जब बच्चा सीखता है बोलना, उस समय उनको अमरकोश रटा रहे थे। वो भाषा सिखाने का उनका तरीका था कि पहले संस्कृत से हिंदी अनुवाद करवाते थे, हिंदी से फिर अंग्रेजी अनुवाद कराते थे। बचपन में जब हम लोग अल्फाबेट सीख रहे होंगे कब उस समय क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड वाले हैं, 6 में इंग्लिश सीखे हैं, अभी भी हमारी अंग्रेजी बहुत खराब है। उस समय उनको जो है जर्मन, फ्रेंच, लैटिन का अल्फाबेट सिखाया जा रहा था। उन्होंने पहली बार स्कूल 13 साल की उम्र में पटना कॉलेजिएट में एडमिशन लिया और वहीं से उन्होंने मैट्रिक की और बाकी की जो हायर एजुकेशन उनका पटना विश्वविद्यालय से हुआ। संस्कृत से उनका बीए है, एमए है। फिर जैन कॉलेज आरा में से उन्होंने अध्यापक रूप से करियर का शुरुआत किया, वहीं उन्होंने एमए किया, फिर हिंदी से और पटना विश्वविद्यालय आए। मृत्यु के समय वो पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। नलिन जी पटना के हिंदी के विद्यार्थियों और साहित्य प्रेमियों के लिए बेकन लाइट शोधार्थी के शोध में उनकी गहरी रुचि थी। तात्विक शोध और मौलिक लेखन में अपने विद्यार्थियों को हमेशा प्रेरित करते थे। उनके निर्देशन में उस समय दर्जनों शोध प्रबंध लिखे जा रहे थे। पढ़ाने के लिए और समझाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इसके लिए अपने सेहत का ख्याल नहीं करते थे। जब मैं एमफिल कर रहा था तो नंदकिशोर नवल सर के पास गया मिलने, तो नंदकिशोर नवल सर ने एक बात कही कि नलिन जी को मारने में हम लोगों की भी भूमिका है। मुझे लगा सर कैसे? मुझे लगा कि वो बीमार थे, पूरा एक साथ बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, पटना विश्वविद्यालय और पटना के सारे सांस्कृतिक गतिविधि में रहते तो सो नहीं पाते थे और हम लोग एक्स्ट्रा 3-3, 4-4 घंटा क्लास लेते थे। इसके वजह से भी वो उनका डेथ हुआ। उन्होंने कहा कि नलिन जी मोमबत्ती के दोनों छोर से अपने आप को जला के साहित्य की सेवा कर रहे थे। इसका ये परिणाम है कि उनके कई सारे छात्र राष्ट्रीय स्तर पे अपनी जगह बनाई। बिहार में तो उन्होंने एक पलटन बना के रख दिया। नलिन जी नेहरू के तरह आधुनिकता के प्रबल समर्थक थे, लेकिन परंपरा के गहरे जानकार। संस्कृत के शास्त्रीय आलोचना और पाश्चात्य आलोचना का उन्होंने गहन अध्ययन किया था, लेकिन वह आलोचना की जो लीक नहीं, वो अपना नया लीक बनाते और उनमें जो है जड़ चीजों को त्यागने और नए चीजों को पकड़ने के बहुत बड़ा आग्रह था उनका। इसी कारण वो घेरे के बाहर त्यागपत्र और मैला आंचल उपन्यास के साथ खड़े रहे। मैला आंचल का साहित्य जगत में स्थापित करने का श्रेय उन्हीं को है। हिंदी साहित्य में इतिहास दर्शन जैसी कॉन्सेप्ट को लाने वाले वही हैं। रचनावली और इस तरह से कई तात्विक शोध के ग्रंथों की उन्होंने रचना की। बाबू जगजीवन राम देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे। उस समय अस्मितावादी विमर्श भी नहीं था, फिर भी 38 वर्षीय युवक ने अपने समय के प्रतिष्ठित नेता का जीवनी हिंदी में नहीं लिखा, अंग्रेजी में लिखा, ताकि उनके जीवन संघर्ष और व्यक्तित्व को देश विदेश के लोग पढ़ सके। यह कदम उस देश काल की दृष्टि से बहुत क्रांतिकारी है। बिहार के साहित्य जगत में नलिन जी भारतेंदु हरिश्चंद्र के जैसे सांस्कृतिक नेता और रचनाकार हैं, जिनको काफी कम समय मिला, जिन्होंने कई स्तर पर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। पटना विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग उनके कार्यकाल में अखिल भारतीय स्तर पर स्थापित हुआ। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद और हिंदी साहित्य सम्मेलन और श्री पूजन सहाय बिहार राष्ट्र भाषा परिषद और हिंदी साहित्य सम्मेलन में उनका योगदान और श्री पूजन सहाय का योगदान काशी नागरी प्रचारणी सभा के में श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल जैसा है। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का हार्दिक आभार। अब मैं विनोद आदरणीय मंच और सभा कक्ष में उपस्थित जन वरिष्ठ साहित्यकार और इस रचनावली के वास्तविक संपादक अजय आनंद हैं। मेरी उसमें कोई भूमिका नहीं है, सिवाय इसके कि एक दिशा दे दी जाए। हम आप सब जानते हैं कि हिंदी में शोध की दशा और दिशा को लेकर के अनेक तरह के विलाप हैं। कुछ सही हैं और कुछ यूं ही हैं। यहाँ कुछ हुआ वो भी मेरी स्मृति में नहीं है। शताब्दी यूं ही बीत गई। 2015 में ही अजय आनंद मेरे साथ एमफिल के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में लघु शोध प्रबंध जमा करने के लिए नलिन जी पर एक काम लेकर के शुरुआत की।
मेरे गुरु ने जो शोध के लिए कहा था कि दरअसल हिंदी में रिसर्च क्या होता है, पुनः एक खोज है, रिसर्च है। तो जो मूल है, जहां तक उस मूल तक तुम पहुंच सको और फिर उसको ला सको, तो वही है, वरना तो पिष्ट पेषण है, पीसे हुए को पीसते रहना। तो मैंने यह गुरु मंत्र अजय आनंद को दिया, और अजय आनंद की खासियत यह है, विशेषता यह है कि जमा किया तो मैं देख करके दंग रहा कि ऐसा तो काम आजकल कोई करता नहीं। फिर मैंने इनको एक तरह से प्रेरित किया कि तुम नलिन जी की चीजों को एकत्र करो और नलिन जी की रचनावली आनी चाहिए। तो इस तर्क से इन्होंने काम शुरू किया, और एक हिंदी शोधार्थी की तरह से जिन लोगों का नाम इन्होंने लिया उनसे मिलना, एक एक चीज को सहेजना, शामिल करना, फाइलें इकट्ठी करना, और धीरे धीरे 5-6 साल में इन्होंने नलिन जी की वह चीजें जो उपलब्ध थी और जो मिल सकी। बाकी तो कुमुद जी ने जिस तरह से की जतन से उसको सहेजा संवारा था, उसमें बहुत सारी चीजें काल कवलित हो गई, कैसे हुई उसके इतिहास में जाने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो एक हिंदी का शोधार्थी, नलिन जी के प्रति निश्चित ही इनकी श्रद्धा और सम्मान का ही वह भाव रहा होगा, जिसकी वजह से इतने श्रम और इतनी मेहनत के साथ इन्होंने वह शुरू किया, और जिसका की प्रतिफल है यह रचनावली। नलिन जी का मेरे साथ जो रिश्ता है, मैं नलिन जी का छात्र भी नहीं रहा और उस अध्यापकी उससे कहीं परिचित रहा, लेकिन नलिन जी को पढ़ते हुए लगातार जो मैंने महसूस किया कि जो उनका वैदुष्य है वह आकर्षित करता है। आप देखें तो अंग्रेजी में उपलब्ध पाश्चात्य साहित्य की जितनी भी नई से नई प्रस्तावना है, नलिन जी हिंदी वालों को परिचित कराते हैं। और एक साथ वे संस्कृत के, हिंदी के, अंग्रेजी के निष्णात तो हैं ही, फ्रेंच भी थोड़ी बहुत जानते थे। तो यूरोपीय भाषाओं में अंग्रेजी, फ्रेंच और कुछ और जर्मन वगैरह की चीजें वो जानते थे। तो अपने समय के उस पूरे साहित्यिक वैश्विक परिदृश्य से वे परिचित थे, और कहा ही जाता है उनके लिए कि नलिन जी जो उस समय पढ़ते थे, जो अंग्रेजी की किताबें कई अंग्रेजी के प्रोफेसर भी नहीं पढ़े। तो नलिन जी मेरी नजर में उनकी जो वैदुष्य परंपरा थी, वो उस संस्कृत की परंपरा से भी थी, जिसको हम लोग पारंपरिक रूप से एक आगम साहित्य कहते हैं, और इस आधुनिक पाश्चात्य परंपरा से भी थी। एक तरह से वे सेतु थे हिंदी की। वे एक साथ पंडित, प्रोफेसर और आचार्य थे। क्योंकि मुझे याद है रमेश कुंतल मेघ जब आरा कॉलेज में, जिस कॉलेज में थे, लिखा है रमेश कुंतल मेघ ने एक संस्मरण में, जब 3 या 4 साल रहे वे वहां पे नलिन जी, तो साथ में ही थे विलियम। तो लिखते हैं कि जब वो चंडीगढ़ चले गए पंजाब विश्वविद्यालय में रमेश कुंतल मेघ, तो डॉक्टर नगेंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय से वहां गए हुए थे, किसी काम से बुलाया था मेघ जी ने। तो यूं ही घूमते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने सुनाया एक नलिन जी के बारे में संस्मरण, कि मेघ हिंदी के 2 ही प्रोफेसर हैं, एक नलिन जी और दूसरे धीरेन्द्र वर्मा, जिन्होंने अपने प्रोफेसर होने की डिग्निटी बनाए रखी है। ये डिग्निटी शब्द उन्होंने लिखा, मेरा ये, क्योंकि उन लोगों ने अपनी कोई किताब पुरस्कार के लिए कभी नहीं भेजी। उन लोगों ने कभी मौखिक परीक्षा लेने के लिए पीएचडी की कोई चिट्ठी कभी नहीं लिखी। किसी इंटरव्यू में मुझे आना है इसकी सिफारिश कभी नहीं की। तो मैं समझ सकता हूं कि एक अध्यापक के बतौर, एक प्रोफेसर के बतौर नलिन जी की ऊंचाई और उसकी नैतिकता क्या रही, जो आज हमारे समय में स्मरणीय है, इसलिए कि हम सब लोग उसी में कहीं न कहीं घुल मिल करके अंततः रिड्यूस हो जाते हैं, तिरोहित हो जाते हैं। तो इस दृष्टि से भी नलिन जी को याद करने की जरूरत है। पांडित्य परंपरा की बात हमने की, आचार्यत्व जो संस्कृत से उनको मिला था, उनकी आप आलोचना की तैयारी देखी, जो साहित्य का इतिहास दर्शन की बात, हिस्टोरियोग्राफी की किताब हिंदी में आज भी कोई मुकम्मल नहीं, और जिस समय में वह किताब आई थी, तो उसके समानांतर अगर हम कोई किताब देखें उस समय, तो आर्य रिचर्ड्स की प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म को हम रख सकते हैं। तो वो एक ऊंचाई थी। साथ ही कथा आलोचना में जो उनका योगदान है, जो अवदान है, और बहस तलब है, ऐसा नहीं है कि वो यूं ही व्याख्या कर रहे थे। मैला आंचल की बात हुई, मैला आंचल 1954 में छप करके आता है, 55 में ही नलिन जी उस पर लिखते हैं, ठीक एक साथ में।
और जिस ढंग से उसको विश्लेषित करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं और उस पर बाद तक बहसें होती रहीं और कम से कम एक आलोचक की अपनी जो दृष्टि है किसी रचना को देखने की अपने समय में, वह बात में सिद्ध हुई कि मैला आंचल एक मील थी और गोदान के बाद उसको उन्होंने उस तरह की ऊंचाई वाला कृति कहा था। ठीक उसी तरह से सुनीता के बारे में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बहस है खास करके समाजवादियों के लिए, और नलिन जी एम.एन. राय के उस समाजवाद से वैचारिक रूप से प्रभावित थे, लेकिन लोहिया के भाषा आंदोलन से, जयप्रकाश नारायण से के अपने विचार से वो प्रभावित थे। तो उसमें जो सुनीता का जिसको कहा ही गया हिंदी आलोचना में कि साड़ी जंपर उतारवाद, उस पर खूब बहसें हुई थी। साड़ी जंपर उतारवाद लेकर के सुनीता का जो चरित्र उसमें आता है, दरअसल इसकी पूरी बहस है कि जिसे हम साहित्य में अश्लीलता कहते हैं वो है क्या चीज। विजयदेव नारायण शाही का पूरा एक निबंध है इसमें, और उसको हमें पढ़ना चाहिए कि दरअसल जिसे हम अश्लीलता कहते हैं साहित्य में, वो असल में भाषा में नहीं होती। दरअसल अश्लीलता की चर्चा अगर होगी साहित्य में तो एक लेख की ईमानदारी और उसकी नैतिकता को लेकर के होगी, न कि भाषा और उसके चरित्र को लेकर के होगी। और इस तर्क में हम देखेंगे तो उस लिखते हैं नलिन जी की सुनीता की यथार्थवादिता को बहुत सारे आलोचकों ने स्वीकार नहीं, तो उस अश्लीलता वाली बहस को वो लेते हैं, ले आते हैं। ठीक मैला आंचल की बात करते हैं, शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप में जो है वो उसको नकारते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आगे के शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप को उतना वो महत्व नहीं देते हैं जितना कि सुनीता को देते हैं। गोदान, प्रेमचंद और प्रेमचंद के कई रूपों को, उनके ग्रामीण कथा संरचना को, उनके कला के रूप को बड़े सलीके से, बड़े ही महत्वपूर्ण ढंग से उस दौर में दिखाते हैं। तो कथा आलोचना की जो उनकी तैयारी थी, जिस पर समय मिला होता, तो सचमुच में वे उपन्यास की एक सैद्धांतिकी दे पाते, लेकिन 45 साल 46 साल से कम उम्र मिली है और वो तीसरी जो चीज है जिसकी बातचीत होनी चाहिए, दरअसल हम लोग साहित्य के लोग आलोचना में, खास करके आलोचक, मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर अमुक व्यक्ति मार्क्सवादी है और कोई रूपवादी है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। वो मार्क्सवादी है और नलिन जी रूपवादी है, तो इससे बहुत कोई जरूरी फर्क नहीं, क्योंकि कई बार यह होता है कि मार्क्सवाद की आलोचना करते हुए उसकी प्रतिक्रिया में ही हम रूपवाद को डिफेंड करने लगे। नलिन जी के आलोचकों ने यह किया जो जिससे मुझे शिकायत है, उसकी जरूरत नहीं है नलिन जी के लिए। जैसे एक आलोचक ने लिखा कि रूपवाद पर भावात्मक दर्शन की भूमिका है, भावात्मक दर्शन की भूमिका में रूपवाद विकसित हुआ है। नलिन जी वैसे रूपवादी नहीं थे। सबसे पहले तो यह कि इस प्रतिक्रिया में इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह भ्रामक व्याख्या है रूपवाद की, भाव दर्शन की भूमिका में विकसित हुआ है। आप इलियट को रखिए अब सामने, और नलिन विलोचन शर्मा को हिंदी का इलियट कहा जाता है। तो इलियट जिस ढंग से रोमांटिक आलोचना का विरोध कर रहा था, और पूरे ही रोमांटिक काव्यधारा का एक तरह से, अगर उस भावधारा में आप सोचते देखते हैं तो दरअसल जिसको हम कहते हैं ऑथरशिप, लेखकीय व्यक्तित्व, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक संदर्भ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यह जो स्वच्छंदतावाद के या रोमांटिसिज्म के आधार थे, रूपवाद इनके बरक्स एक नई बात, मतलब इनको नकार करके कह रहा था। तो इसको अगर हम नहीं समझ रहे हैं और इसको मार्क्सवाद बनाम रूपवाद देख रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उससे बहुत कुछ हासिल होने वाली चीज नहीं है। क्योंकि अगर कोई रूपवादी है या साहित्य को साहित्य के मानदंडों पर या मूल्यों पर देखने की वकालत करता है, तो हमें यह देखना है कि दरअसल वह जिस मूल्य की बात कर रहा है साहित्य के साथ, वह असल में क्या है। इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है, जब प्रयोगवाद की बात आई तो अगे ने नकारा उसको कि हम प्रयोगवादी नहीं हैं। नलिन जी ने बहुत साफ कविता संबंधी अपनी दृष्टि में कहा है कि प्रयोगवाद साधन होगा उनके लिए जो लोग साधन मानते हैं, हम तो उसको साध्य मानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि प्रयोगवाद साधन नहीं है, मेरे लिए साध्य है,
और प्रपद्यवाद या नकीनवाद जो काव्यधारा उन लोगों ने 3 लोगों ने मिलकर के विकसित की, वह इस साध्य या इस प्रयोगवाद के साध्य होने की एक निशान है। साहित्य का इतिहास दर्शन और वह कृति आज भी शोधार्थी जो हैं वो जानते हैं, वो उनका एक अमूल्य योगदान है हिंदी साहित्य को तात्विक शोध की दृष्टि से। और नलिन जी उन आलोचकों में से थे, और उस पीढ़ी के कई सारे आलोचक इसको मानते हैं कि दरअसल शोध आलोचना नहीं है। वो शोध को तात्विक शोध कहते थे, आलोचना दूसरी चीज। और इसको बहुत सारे नामवर सिंह वगैरह सब मानते थे, नामवर सिंह भी इसको शोध को आलोचना नहीं मानते थे। तो अपने समय में नलिन विलोचन शर्मा की जो तैयारी थी साहित्य आलोचनात्मक, जीवनी की बात हुई, वो जीवनीकार भी थे, अच्छे चित्रकार, कवि, कहानीकार, आलोचक, जीवनीकार, चित्रकार के रूप में उनकी जो तैयारी थी, अगर उनको और आयु मिली होती तो हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दे करके जाते। आज उनको हम लोग सुहाने स्मरण कर रहे हैं। स्मरण करते हुए आप सबका आभार। अब मैं प्रोफेसर तरुण कुमार जी से आग्रह करता हूँ कि तरुण जी अपनी बात करें। तरुण जी। बंधुवर डॉक्टर विनोद तिवारी जी, प्रिय जय आनंद, सामने बैठे हुए सम्माननीय बंधुवर श्री शिवानंद तिवारी जी, हम सबके प्रिय आलोक धनमा जी और मित्रों, 1916 में नलिन जी का जन्म हुआ था और 2016 में उनके 100 साल पूरे हुए। और ऐसा नहीं है कि उनकी शताब्दी का नोटिस नहीं लिया गया। इसी बिहार में फरवरी में, जिस महीने उनका जन्म हुआ था, बिहार विश्वविद्यालय में साहित्य अकेडमी के सहयोग से 2 दिनों का सेमिनार हुआ और उस सेमिनार में मैं भी गया हुआ था। और मुझे थोड़ी लज्जा लगी कि जो सेमिनार पटना में होना चाहिए था वो मुजफ्फरपुर में हो रहा है। वही संकल्प मैंने कि 2 दिनों का एक राष्ट्रीय सेमिनार जिस पटना कॉलेज से नलिन जी जुड़े हुए थे वहां किया जाएगा। और 25-26 नवंबर 2016 को पटना कॉलेज में 2 दिनों तक पटना के सारे महत्वपूर्ण साहित्य कर्मियों के साथ और देश के विभिन्न क्षेत्रों के आए हुए विद्वान मित्रों के साथ उनकी जन्म शताब्दी मनाई गई। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि श्रद्धेय गुरुवर डॉक्टर मैनेजर पांडे थे और आज उनको याद करते हुए थोड़ी तकलीफ हो रही है। बहुत जम करके बातचीत की थी उद्घाटन सत्र में भी, और एक सत्र की जो इतिहास दृष्टि से संबंधित थी सत्र था, उसकी अध्यक्षता भी उन्होंने की थी और उसमें भी जमकर बने थे और सारा रिकॉर्डिंग के रूप में हमारे पास विराजमान है। एक बड़े ही प्रतिभाशाली पुत्र के पिता थे और मुझको याद है कि डॉक्टर केदारनाथ सिंह ने एक बार किसी प्रसंग में क्लास में ही पंडित रामअवतार शर्मा की चर्चा की और विद्वान कैसा होता है इसकी एक वानगी उन्होंने शर्मा जी के उदाहरण से पेश की। काशी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, लंका में सब्जी खरीदने गए हुए थे। सब्जी खरीदने वाली ने खरीदने के क्रम में कुछ चुहरबाजी शायद सूझी होगी, शर्मा जी को कुछ कहा होगा, तो उसने एक गाली नुमा कोई चीज दी थी सब्जी वाली ने। तो पंडित जी ने कहा कि सो तुमने गाली मुझको क्यों दी? अच्छा चलो कोई बात नहीं है, तुमको मैं माफ कर दूंगा यदि 10 गालियां धारा प्रवाह विदाउट एनी रिपीटेशन तुम मुझको दो तो तुमको माफ कर दूंगा। अब सब्जी वाली बड़ी चक्कर में और कहा कि तुम यदि 10 गाली नहीं दोगी तो मैं 100 गाली धारा प्रवाह बिना किसी आवृत्ति के दूंगा, बिना किसी दोहरा।
और लोगों का कहना है कि शर्मा जी ने खड़े खड़े भोजपुरी की 100 गालियां बिना किसी आवृत्ति की थी। ये महापंडित का लक्षण था। मित्रों, यदि एक किंवदंती भी हो तो भी शर्मा जी के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। और शर्मा जी की जड़ें पांडित्य से ज्यादा अपनी जमीन में थी। वो नवजागरण के अग्रदूतों में थे और संस्कृत के होते हुए भी उन्होंने हिंदी को जो महत्व दिया, ऐसा बहुत विरल उदाहरण आपको मिलेगा। और पूरे धर्मशास्त्र की जिस तरह की व्याख्या उन्होंने की वो अद्भुत है। पंडित रामदास शर्मा पर वही लोगों का ध्यान गया नहीं। वैसे ही उनके पुत्र नलिन जी थे और नलिन जी का 1950 के शुरुआती दौर में एक निबंध था हिंदी साहित्य की महान परंपरा। और मित्रों, मैं बताऊं कि उन्होंने कहा कि 4 महान परंपरा हिंदी साहित्य की ही नहीं बल्कि भारतीय साहित्य और संस्कृति की। और सुनने वाले जरा सा अंदाज करें कि ये रूपवादी आलोचक बोल रहा है या कोई और स्वर। और उन्होंने कहा कि भौतिकता हिंदी साहित्य की परंपराओं में से एक है। सामान्य रूप से यह समस्त भारतीय साहित्य और संस्कृति की प्रमुख परंपरा है। भौतिकता, जिस देश के बारे में अब जिसकी आध्यात्मिकता का ढोल पीटा जाता हो, वहां एक आचार्य ये कह रहा हो कि भौतिकता यहाँ की सर्वप्रमुख परंपरा रही है। हिंदी साहित्य की दूसरी प्रमुख परंपरा बताते हुए उन्होंने कहा कि यथार्थता इसकी दूसरी प्रमुख परंपरा है। और विभिन्न युगों में आदर्शों का ऊपरी आवरण तो बदलता रहा है, किंतु यथार्थता का भीतरी ढांचा पूर्ववत बना रहा है। और तीसरी चौथी जो विशेषता बताई और वो कहा वो है ह्यूमनिज्म की और ह्यूमनिटेरियनिज्म की, मानवता की और मानवतावाद की। ये 4 परंपराएं हिंदी साहित्य की महान परंपराओं के रूप में उन्होंने गिनाया। हिंदी में नासमझी का शिकार बहुत लोग, और सबसे अधिक नासमझी के शिकार जो हुए उसमें नलिन गुलोचन शर्मा थे। और इस नासमझी के वातावरण को बनाने में उनके अपने शिष्यों का बड़ा भारी है, जो उनके पट्ट शिष्य थे। उन्होंने नलिन जी की ऐसी मूर्ति लोगों की गढ़ी कि बूझो तो जाने जैसा बना दिया, जबकि नलिन जी वैसे नहीं थे। और दूसरी, नलिन जी का लेखन उस दौर में शुरू हुआ जब शीत युद्ध की पूरी छाया हिंदी पर बहुत कायदे से विराज रही थी। मार्क्सवाद भी उसके प्रभाव में काम कर रहा था। बड़े बड़े मार्क्सवादी भी उस प्रभाव से बचे नहीं रहे। और नलिन जी की कुछ उदाहरण देकर के मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूपवाद का एक जैसे जुमले की तरह बहुत कुछ आजकल राजनीति में इस्तेमाल होता है, नलिन जी के साथ वो जुमले के तरह इस्तेमाल हुआ। और मार्क्सवादियों का अपना अपना तरीका था, उसमें उनकी राजनीतिक विचारधारा प्रतिक्रियावादी है, साहित्यिक विचारधारा उनकी रूपवाद है इत्यादि, इस तरह से बातें की गई। नलिन जी ने आलोचना में बहुत महत्वपूर्ण काम किया और प्रगतिवाद के बारे में जो चर्चा की जाती है तो प्रगतिवाद के बारे में बहुत गंभीरता से उन्होंने विचार किया। उन्होंने लिखा है कि एक ऐसी साहित्यिक राजनीतिक धारा की आवश्यकता थी, साहित्यिक राजनीतिक धारा की आवश्यकता थी जो भारतीय लेखकों की जागरूकता को समुचित दिशा में प्रेरित करे। राजनीति में जो धारा कट्टर साम्यवाद की वह तो बहुत लोकप्रिय नहीं हो सकी, किंतु वही धारा साहित्य में इतना काफी विशद और उदार थी कि उसे पिछले खेवे के साहित्यिकों की सहानुभूति और प्रोत्साहन आसानी से मिल गया और समकालीन कलाकारों ने तो उसे बड़े आग्रह के साथ अपना लिया। ये प्रगतिवाद के बारे में उनका ख्याल है। और बिल्कुल जो प्रारंभिक सैद्धांतिक आग्रह थे जब कम हुआ तो प्रगतिवादियों की उस स्थिति की चर्चा करते उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी रचनाओं में कलात्मकता की ओर ज्यादा ध्यान देना प्रारंभ किया। जब वैचारिक
कट्टरता का दौर समाप्त हुआ और इसी के फलस्वरूप प्रगतिशील रचनाएं आज इतनी लोकप्रिय हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि आलोचकों की दृष्टि में सम्मान की पात्र है। ये प्रगतिवाद के बारे में उनकी टिप्पणी है। और बड़ी आश्वस्ति के साथ नलिन जी ने नोट किया कि प्रगतिशील आंदोलन जागरूकता का संदेश वाहक है और वह इस उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहा है। इस आशा के साथ, इस टिप्पणी के साथ प्रगतिवाद की एक मर्मी समीक्षा जिसको कहते हैं, आगे चलकर करते हैं। और मार्क्सवाद से भी बहुत गहरा जुड़ाव उनका दिखाई पड़ता है, क्योंकि आप देखेंगे कि मार्क्स के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि खास करके लेनिन के बारे में, लेनिन, मार्क्स और एंगल्स के कला संबंधी दृष्टिकोण की बड़ी सराहना की। और लेनिन के बारे में उन्होंने कहा कि ये जो बाल्यखिल्य साम्यवादी हैं, ये बाल्यखिल्य मुनि एक थे, उनके बारे में कहा जाता है। तो बाल्यखिल्य साम्यवादियों को स्पष्ट शब्दों में फटकारा था और उसने यह निश्चित रूप से घोषणा की थी लेनिन के बारे में कि किसी कलाकृति को उसके राजनीतिक आदर्शों के लिए सदोष करार देना अक्षम्य है। आगे वे यह भी कहते हैं नलिन जी कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मार्क्स की दृष्टि में शेक्सपियर संसार का सर्वश्रेष्ठ नाटककार और बाल्जाक तो उसे इतना प्रिय था कि वह लव कॉमेडी वुमेन पर एक स्वतंत्र आलोचनात्मक ग्रंथ लिखने का ही विचार रखता था। शेक्सपियर या बाल्जाक के राजनीतिक आदर्श किसी से छिपे नहीं हैं, किंतु जैसा कि समाजवाद के दूसरे महर्षि एंगल्स ने कहा है, लेखक के राजनीतिक विचार जितने प्रच्छन्न होंगे वह उतनी ही उच्च कोटि की कृतियों की सृष्टि करने में समर्थ होगा। महान कलाकारों की सफलता सार्वजनीनता तथा सार्वभौमिकता का यही रहस्य है। ये एंगल्स के हवाले से बात कर रहे हैं। अपने समय का ऐसा बहुपठित विद्वान बहुत कम था। संस्कृत की परंपरा के तो वारिसी थे वो। आंग्ल साहित्य की बहुत अच्छी जानकारी थी। उनके पिता अनेक भाषाओं के जानकार थे। रट्टा मार मार करके पढ़वाया था नलिन जी को। और नलिन जी कैसे उस पांडित्य को झाड़ा ये भी देखो। कभी भी पांडित्य से न तो खुद आतंकित हुए न दूसरों को आतंकित करने की कोशिश की। उनके शिष्यों ने उनके पांडित्य से आतंकित करने की बहुत कोशिश की। जहां तक उनके व्यक्तित्व का सवाल है, बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व था उनका और शायद आप में से कुछ लोगों को मालूम हो, नहीं मालूम हो। उनके गुरु थे जगन्नाथ राय शर्मा जी। वो भी अपने ढंग के विद्वान थे, लेकिन नलिन जी का रुतबा बड़ा था और तकनीकी दृष्टि से नौकरी में जगन्नाथ राय शर्मा से वो सीनियर हो गए। उस समय BES दिया जाता था, बिहार एजुकेशन सर्विस चलता था, और उसके जरिए नलिन गुरुचंद शर्मा प्रोफेसर हो गए थे और जगन्नाथ राय शर्मा भी प्रोफेसर नहीं हुए। नलिन जी की हेड बनने की बारी आई। वरिष्ठता के हिसाब से नलिन जी ने साफ कहा कि जब तक हमारे गुरुदेव हैं, मैं ये कल्पना ही नहीं कर सकता हूं कि मैं अध्यक्ष रहूं और मेरे सामने बैठे, असंभव। और तब जगन्नाथ राय शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया और उनके पद खाली करने के बाद मात्र 1.5 वर्षों के लिए नलिन जी उस विभाग के अध्यक्ष हुए। नवल जी ने एक सुनाया था कि एक बार एक लड़की शिकायत करते हुए विभाग में अध्यक्ष के पास पहुंची। किसी लड़के के बारे में वो तंग कर रहा है, ऐसे कर रहा। उस लड़के को बुलवाया नलिन जी और नलिन जी ने बातचीत करने के बाद कहा कि आप इनसे माफी मांगिए। उस लड़के ने कहा कि हम माफी नहीं मांगेंगे। नलिन जी की बड़ी भारी काया थी, वो कुर्सी पकड़कर ऐसे उठे और झुक करके कहा कि बेटा, इनके बदले मैं तुमसे माफी मांगता हूं। पूरी तरह झुक कर। अब उस लड़के की स्थिति तो आप समझ सकते हैं, पानी पानी हुआ। तो बड़ा व्यक्तित्व छोटे छोटे उदाहरणों में अपने बड़पन का प्रदर्शन करता है। बड़े उदाहरण होते नहीं हैं,
उदाहरण बड़े बन जाते हैं जब आदमी बड़ा होता है। तो मैंने बताया कि पांडित्य का एक रूप रामदास शर्मा जी का था कि नवजागरण के अग्रदूत थे, और दूसरा रूप ये था कि सब्जी वाले से भी वो पूरी दिलचस्पी से बात करते थे और हंसी ठिठोली करते हुए 100 गालियां लगातार वो सुना जा सकते थे। और ये भोजपुरी की शायद अपनी ताकत होगी, शिवानंद जी ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं। मित्रों, बहुत लिखा उन्होंने और मुझको खुशी है कि जो काम हम लोग चाह करके भी नहीं कर सके, हमारे प्रिय विद्यार्थी हम सबके अजय आनंद बड़े मेहनती थे, गांव से आए थे, बड़ी सकपकाहट के साथ आए थे, समझ में नहीं उनको आता था कैसे पटना में कैसे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जिस लगन से लगातार ये लगे रहे उसका प्रतिफल आज नलिन रचनावली के रूप में हमारे सामने है। मैं एक तरह से गुरु होने के नाते आशीर्वाद देता हूँ कि वो और अधिक तरक्की करें। नलिन जी के व्यक्तित्व के, साहित्यिक व्यक्तित्व के अनेक पक्ष थे। वे बड़े गंभीर आलोचक थे, कवि थे, कहानीकार थे, तात्विक शोधकर्ता थे, हिंदी साहित्य इतिहास के पुनर्निर्माण की चिंता करने वाले थे। और जिस साहित्य इतिहास की चर्चा भी तिवारी जी ने की, उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि गौण कवियों पर हमारा अलग से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मित्रों ये महान कवियों से परंपरा बनती है और ये गौण कवि होते हैं जो हमेशा साहित्य का वातावरण बनाए रखते हैं। कितने तुलसी और जायसी होते हैं, लेकिन रहीम न रहे, वृंद न रहे और भी कवि न रहे तो एक साहित्य का जो व्यापक वातावरण कण कण तक पहुंचता है वो वातावरण न बने। अब कल्पना कीजिए शादी में खाली दुल्हा रहे और दूल्हे का बाप रहे और कोई बाराती न रहे तो कैसा लगेगा। तो ये पूरी जो बारात बनती है साहित्य की, उसके बनाने में और उस पूरे परिवेश को अनुरणित करने में बड़ा योगदान होता है इन लेखकों का। और नलिन जी ने आज उनके बहुत बाद सबल्टर्निज्म की चर्चा हो रही है, सबल्टर्न की चर्चा हो रही है, लेकिन जगजीवन राम जी की जीवनी 1954 में लिखी है। उस समय जगजीवन राम भी कोई बहुत बड़े नेता होता भी नहीं हुए थे, शिवानंद जी को ज्यादा मालूम होगा, अभी लीडर इन मेकिंग ही थे, लीडर इन मेकिंग थे। और उस समय कोई दलित विमर्श वगैरह भी नहीं चल रहा था, और तब जगजीवन बाबू को लेकर उन्होंने जीवनी लिखी। और आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि इसी को रूपवाद कहते हैं तो भला हो कि हर एक आदमी रूपवादी हो ऐसा रूपवाद बहुत काम का होगा। तो वो जहां भी काम कर रहे थे हमेशा एक नई जमीन तोड़े, कहानी की नई जमीन तोड़े, कविता की नई जमीन तोड़े, आलोचना की पृष्ठ पेशन से तनिक भी उनकी दिलचस्पी नहीं थी। और मैंने बरसाने की राधा नाम की कहानी पढ़ी, अद्भुत कहानी है, वो नई कहानी पत्रिका में छपी थी और अपने समय की चर्चित कहानियों में थी। विश्वदाप्त की पाठ्यक्रम में लगा इसलिए बहुत ज्यादा। एक मेले में रुक्मिणी और राधा की मुलाकात होती और इतनी नजाकत है उस कहानी में कि रुक्मिणी ये ध्यान रखती है कि राधा की अपनी महत्ता को जरा सा ठेस नहीं पहुंचे, और वो कृष्ण की साथ महारानी का, और राधा की ये चिंता है कि रुक्मिणी का अपना महत्व जरा सा भी, और कैसे डेलिकेट तरीके से उस कहानी के मार्दों को संभालते हैं, मर्यादा को संभालते हैं, ये देखने की चीज है। मित्रों, मैं राजकमल प्रकाशन को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि और भी ऐसे अच्छे लेखकों की जिनकी जरूरत है सामने आने की, वो सामने आपकी मार्फत से आएंगे। आपको रचनावली के संपादन कर्म के लिए इन लोगों को साथ करके उसको प्रकाशित करने के लिए बहुत बहुत बधाई। और फिर से भाई तिवारी जी को और अजय आनंद को भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई, और आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सभी वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।